हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है मोर हिट देन मिस इन इंडिया नेपाल टाइज। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग का मतलब समझते हैं। हेडिंग का मतलब क्या है कि जो इंडिया और नेपाल के टाइज हैं, मतलब जो इन दोनों के रिलेशन है उसमें हिट ज़्यादा है। हिट का मतलब होता है कि जो मतलब जो सक्सेसफुल जो अच्छा रिलेशन है वो ज़्यादा है रादर देन कि मिस, मतलब इसमें कमियां कम हैं और सुधार ज़्यादा है। जब हम लोग बात करेंगे इंडिया नेपाल टाइज़ की, मतलब इंडिया नेपाल रिलेशन की। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, कैसा इंडिया और नेपाल का रिलेशन रहा है ओवर द ईयर्स, और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, मतलब क्या इसमें हिट्स आ रहे हैं। हिट्स का मतलब अच्छा क्या हो रहा है रादर देन मिस। तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। और इसका PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको जो है PDF मिल जाएगा, उसको एक बार खुद से रीड करना, मेरे से पढ़ने के बाद उसको खुद से रीड करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, On his return to Kathmandu after concluding his 4-day official visit to India, Nepal Prime Minister Pushpa Kamal described it is successful। तो अभी आपको पता है रिसेंटली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है प्रचंडा कमल दहल, ठीक है, तो ये उनका नाम है। उन्होंने रिसेंटली इंडिया में विज़िट किया था। तो उनका जैसे ही विज़िट ख़त्म हुआ 4 दिन का, वो नेपाल काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है वहाँ वापस गए। और उन्होंने ये जो विज़िट था इसको सक्सेसफुल बताया, मतलब अच्छा बताया। ही हैज़ रीज़न टू बी सेटिस्फाइड, उनके पास रीज़न भी था इस सेटिस्फैक्शन का, जो उनको संतुष्टि मिली। क्या था, दिस इज़ प्रचंडाज थर्ड स्टिंट एज प्राइम मिनिस्टर। स्टिंट का मतलब होता है कार्यकाल, तो ये उनका थर्ड कार्यकाल था एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी मतलब तीसरी टर्म थी। एंड कंपेयर टू हिज अर्लियर ऑफिशियल विजिट्स इन 2008, 2008 में जब वो प्राइम मिनिस्टर से तब भी वो भारत में आए थे, और 2016 में भी आए थे। द विजिट इन 2023 हैज़ डिलीवर्ड मैनी मोर कंक्रीट आउटकम्स। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, और कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, मजबूत। तो जो 2023 का विजिट है ना, उसने बहुत अच्छे आउटकम्स दिए हैं, रिजल्ट दिए हैं। But what is more important is that many controversial issues were successfully skirted। skirted का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सुलझा देना, अच्छा कर देना। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिनका जो हल था वो थोड़ा बहुत निकल गया। skirted का मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ा बहुत ठीक कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रचंडास पॉलिटिक्स। अब ये पॉलिटिक्स क्या है उनकी नेपाल में। अंडर प्रचंडास लीडरशिप द मॉइस्ट सेंटर हैड फॉर द इलेक्शंस लास्ट ईयर इन कोएलिशन विद नेपाल कांग्रेस। कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन। तो प्रचंडा की लीडरशिप में जो मॉइस्ट, मतलब इनकी जो पार्टी है ना उसको मॉइस्ट पार्टी बोलते हैं, ठीक है। जो मतलब जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, चाइना में जो थी मॉइस्ट गवर्नमेंट, तो वो उनकी ही ये जो है उनकी विचारधारा पे ये पार्टी काम करती है। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी पिछले साल, किसके साथ गठबंधन करके, जो नेपाल कांग्रेस थी, एनसी वहाँ की एक पार्टी थी। देयर वाज ए फॉलिंग आउट अवर क्लेम्स टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फॉलिंग आउट का मतलब होता है थोड़ा बहुत झगड़ा होना। तो वहाँ पे झगड़ा हुआ कि कौन जो है वो किसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिलेगी। एंड प्रचंडा स्विच्ड साइड टू टीम अप विद KP शर्मा ओली लेड UML। तो इसी कारण क्या हुआ, जो प्रचंडा थे उन्हें स्विच कर दिया, मतलब वो शिफ्ट हो गए और उन्होंने टीम अप कर दी किसके साथ, KP शर्मा के साथ और UML के साथ, ठीक है, वहाँ की लोकल पार्टीज़ थी। प्रचंडा वॉज स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑन December 26। उन्होंने शपथ ली एज प्राइम मिनिस्टर की December 26 को। However, the NC decided to support प्रचंडा in a vote of confidence। लेकिन फिर भी जो NC थी उन्होंने वोट ऑफ जो कॉन्फिडेंस होता है, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर को प्रूव करना होता है कि उसके पास मेजॉरिटी है, तो जो प्रचंडा थी उसने उसको सपोर्ट किया, हालांकि सजेस्टिंग दैट सिंस ही हैड emerged as a consensus prime minister supported by 268 members in a 275 member house, he should also go for a national consensus a political president। उन्होंने सपोर्ट किया
उसको प्रचंडा को, और साथ में ये भी सजेस्ट किया कि वो मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हैं कंसेंसस के द्वारा, ठीक है, जिनको 268 मेंबर ने सपोर्ट किया है। तो उनको क्या करना चाहिए, एक नेशनल कंसेंसस करना चाहिए जिसमें ए पॉलिटिकल प्रेसिडेंट हो, मतलब जिसका पॉलिटिकल मतलब बिना पॉलिटिक्स के जो प्रेसिडेंट बने, बिना मतलब उसकी कोई पार्टी में इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो ए पॉलिटिकल प्रेसिडेंट वो चाहती थी कि जिसमें नेशनल कंसेंसस हो। कंसेंसस का मतलब होता है पूरी सहमति होनी चाहिए लोगों की। Though Prachanda had earlier agreed to support UML candidates for the post of president and speaker, he began to backtrack. Backtrack का मतलब होता है पीछे हटना। हालांकि जो प्रचंडा थे उन्होंने पहले ही एग्री किया था कि मैं यूएमएल जो जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया था, मैं उसको उसके कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाऊंगा और टू दी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, और स्पीकर के लिए भी उसने पहले ही बोला था कि मैं यूएमएल के किसी कैंडिडेट को स्पीकर बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, बैक ट्रैक किया, मतलब उन्होंने वापस ले लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये पॉलिटिकल प्रेसिडेंट नहीं बनाऊंगा। रिलेशन बिटवीन मिस्टर ओली एंड प्रचंडा सोर्ड विद मिस्टर ओली एक्यूजिंग प्रचंडा ऑफ बेट्रायल। जो रिलेशन थे मिस्टर ओली के बीच में, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और प्रचंडा के बीच में, ये सोर्ड हो गए, मतलब थोड़ी इसमें खटास हो गई, थोड़े बिगड़ गए। विद मिस्टर ओली एक्यूजिंग प्रचंडा ऑफ बेट्रायल, क्योंकि जो मिस्टर ओली थे उन्होंने एक्यूज़ किया, आरोप लगाया प्रचंडा पे, किसका, बेट्रायल का, मतलब कि ये धोखेबाज है। एंड प्रचंडा क्लेमिंग दैट ही वांटेड टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय टेकिंग ऑल पार्टीज अलोंग। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन थे वो थोड़े से खटास भरे हो गए, लेकिन प्रचंडा ने जो है वो क्लेम किया कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहता है सभी पार्टीज़ को एक साथ रख के। दी opportunistic only Prachanda alliance collapsed and by end February the UML withdrew support। तो जो ओली और प्रचंडा का जो कोएलिशन था, जो गठबंधन था, जो अलायंस था, वो ख़त्म हो गया फरवरी में, और जो यूएमएल पार्टी थी उसने भी विदड्रा कर दी सपोर्ट, ठीक है, मतलब जो सपोर्ट दी थी, जो गठबंधन था वो ख़त्म हो गया। इन ऑर्डर टू स्टे इन पावर प्रचंडा बैट बैक टू दी एनसी, लेकिन उनको पावर में रहना था तो वो वापस से एनसी की तरफ चले गए, जो पार्टी थी वहाँ की नेशनल कांग्रेस, रेडी टू सपोर्ट इट्स कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट, और ये भी बोल दिया कि हम लोग आपकी पार्टी को जो है वो प्रेसिडेंट बनाने के लिए वो तैयार हो गया। On March 20, NC returned the favor by helping प्रचंडा win a fresh vote of confidence। NC ने फिर हेल्प किया प्रचंडा को और दोबारा वो जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत गए। विद द यूएमएल सल्किंग इन दी अपोजिशन, और जो यूएमएल थी उसने क्या किया, वो अपोजिशन में चली गई, और अपोजिशन को उन्होंने, सल्किंग का मतलब होता है किसी को मतलब क्रिटिसाइज़ करना, तो अपोजिशन में वो चली गई। A complex power sharing arrangement has been worked out with प्रचंडा continuing as prime minister for 2 years। मतलब complex का मतलब होता है complicated power sharing रही, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ के साथ गठबंधन हुआ, फिर टूटा, फिर हुआ, तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी रही। और जो प्रचंडा थे वो कॉन्टिन्यूज़ रहे प्राइम मिनिस्टर 2 ईयर्स के लिए, फॉलोड बाय माधव नेपाल CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट फॉर ए ईयर, ठीक है, एंड देन एनसी लीडर शेर बहादुर दूबा फॉर रिमेनिंग 2 ईयर्स। तो इस तरह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट बदलती रही। नेपाल्स ट्रांजिशन टू ए फेडरल रिपब्लिक इट बिगन इन 2008 विद द एबोलिशन ऑफ मोनार्ची। पहले नेपाल में मोनार्ची होती थी, मतलब एक ही बंदे का राज होता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2008 में वहाँ पे ट्रांजिशन हुई और एक फेडरल रिपब्लिक आई, गणतंत्र आई। एंड द इलेक्शन ऑफ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन पॉलिटिकली ट्यूमुल्टस बट लार्जली पीसफुल, ठीक है। जो वहाँ पे पॉलिटिकल इलेक्शन हुए वो थोड़े से क्या थे, थोड़े से, इसका मतलब होता है टुमुल्टियस का मतलब होता है थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, थोड़ी सी उसमें दिक्कतें आई, लेकिन सक्सेसफुल रहे, पीसफुल रहे, शांति के साथ रहे। फॉलोइंग द अडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015 2 राउंड्स ऑफ इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन 2017 एंड लास्ट नवंबर। तो पिछले साल मतलब 2015 में उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था नेपाल ने, उसके बाद 2 राउंड्स ऑफ इलेक्शन हुई 2017 में और लास्ट नवंबर में। होपफुली द करंट कोएलिशन हैज़ इनफ इंसेंटिव टू होल्ड टुगेदर। अभी जो वहाँ पे करंट गठबंधन चल रहा है, हम यही होप करेंगे कि वो इनफ होगा, इनफ इंसेंटिव होगा टू होल्ड टुगेदर। इंसेंटिव का मतलब होता है, मतलब उसमें पावर होगी, उसमें थोड़ी सी एनर्जी होगी, करेज होगा, ठीक है, कि वो एक साथ रहे।
प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन द इकनॉमी, और एक गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इकनॉमी पे भी फोकस करें, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट बिल्कुल अनस्टेबल है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गठबंधन की गवर्नमेंट बन रही है, मेजॉरिटी किसी को नहीं मिल रही है, इसकी वजह से वहाँ पे इकनॉमी पे फोकस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा ही हम लोग होप कर सकते हैं कि ये जो नया गठबंधन हुआ है इससे इकनॉमी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा। ड्यूरिंग हिज पाथ ब्रेकिंग विजिट टू नेपाल इन अगस्त 2014, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड इन्वोक्ड नेबरहुड फर्स्ट टू डिनोट ए न्यू बिगनिंग इन रिलेशंस। जब 2014 में मिस्टर मोदी ने विजिट किया था नेपाल में, तो प्राइम मिनिस्टर ने हैड इन्वोक का मतलब होता है किसी चीज़ को कहना, तो उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट का एक स्लोगन दिया था कि एक नई बिगनिंग को उन्होंने बताया था इन दोनों के रिलेशंस में। टू हाईलाइट द फोकस ऑन, आगे क्या है, टू हाईलाइट द फोकस ऑन कनेक्टिविटी, मतलब कनेक्टिविटी पे को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने एक टर्म दी थी। एक्रोनाइम का मतलब होता है एक शब्द देना। हिट में 3 चीज़ें थी। हाईवेज के थ्रू जो कनेक्टिविटी होती है उसको किया था, इन्फोवेज के थ्रू, ठीक है, जो कनेक्टिविटी होती है, और जो ट्रांसवेज मतलब जो बॉर्डर के ऊपर जो गाड़ियाँ जो कनेक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं ट्रांसवेज, जो कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज़ पे हम लोग जो कनेक्टिविटी बनाते हैं। हाउ एवर रिलेशंस टुक ए डाउन टर्न, लेकिन ये जो रिलेशन से ये थोड़े से डाउन टर्न हुए, थोड़े से बिगड़े 2015 में विद द इकोनॉमिक ब्लॉकेड, क्योंकि इकनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हुई। रिपेयरिंग द रिलेशनशिप हैज़ बीन ए स्लो प्रोसेस बट रिजल्ट्स आर नाउ विजिबल। इन रिलेशंस को दोबारा से रिपेयर करना ये थोड़ी सी एक मतलब स्लो प्रोसेस थी, लेकिन अभी हमें ये साफ साफ दिख रही है कि रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। लीडिंग मिस्टर मोदी टू रिकॉल एंड रिवाइव दी ओल्ड एक्रोनाइम, जिसकी वजह से मिस्टर मोदी दोबारा से रिकॉल और रिवाइव कर सकते हैं जो उनका ओल्ड स्लोगन था। क्या स्लोगन था उनका, कि नेबरहुड फर्स्ट और हिट का, कि कैसे जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे ट्रांसवेज, इन्फोवेस्ट, ठीक है, हाईवेज के थ्रू। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, जो दोनों कंट्रीज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम करती हैं। फॉर ईयर्स देयर हैव बीन स्टेटमेंट अबाउट कॉपरेशन इन दी हाइड्रो पावर सेक्टर। बहुत सारे मतलब बहुत सालों से स्टेटमेंट्स चलती हैं कॉपरेशन की, गठबंधन की हाइड्रो पावर सेक्टर में, बट ग्रेजुअली थिंग्स आर लुकिंग अप। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। नेपाल इज़ एंड्योर्ड का मतलब क्या होता है, रिच होना, विद एंड इकोनॉमिकली वाइएबल पोटेंशियल ऑफ 50,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। मतलब उन्हें, वाइबल का मतलब होता है किसी चीज़ को करने में सक्षम होना, तो उनके पास पोटेंशियल है और वो रिच भी है कि वो 50,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोड्यूस कर सकता है। बट टिल ए डेकेड एगो हैड एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ वेयरली 1200 मेगावाट। लेकिन अगर हम लोग पिछले डेकेड तक बात करें तो उनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो 1200 मेगावाट थी, मेकिंग इट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट था, इलेक्ट्रिसिटी जो इंपोर्ट करता था वो इंडिया से करता था। टुडे नेपाल हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2200 मेगावाट। अभी में नेपाल के पास देखो कितनी कैपेसिटी है, 2200 मेगावाट, एंड इन सीजन कैन एक्सपोर्ट पावर टू इंडिया, और वो इंडिया को भी पावर जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब कैपेबिलिटी रखता है। इफ़ 1400 किलो मेगावाट ट्रांसमिशन इज़ नाउ ऑपरेशनल, लगभग 1400 किलो मेगावाट का जो ट्रांसमिशन है वो भी ऑपरेशनल में है, अभी चल रहा है। इन 2021 नेपाल मेड ए मोडेस्ट बिगनिंग बाय एक्सपोर्टिंग 39 मेगावाट। तो मोडेस्ट का मतलब होता है साधारण, उन्होंने एक साधारण शुरुआत की थी, एक्सपोर्टिंग करना स्टार्ट की थी लगभग 39 मेगावाट। द फॉलोइंग ईयर इट वेंट अप टू 452 मेगावाट, उसी साल वो 452 मेगावाट तक पहुंच गए थे। अर्निंग नेपाली रुपीज़ 11 बिलियन इन एक्सपोर्ट अर्निंग्स, उसकी वजह से उनको प्रॉफिट भी हुआ। इन द लीन सीज़न, लीन मतलब जो थोड़ा सा कमज़ोर सीज़न था, नेपाल डज इम्पोर्ट पावर फ्रॉम इंडिया बट इट डिपेंडेंस हैज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 to 10%। मतलब जब उनका जो सीज़न था वो अच्छा नहीं रहा, उस साल भी उन्होंने जो है वो इम्पोर्ट की पावर इंडिया से, लेकिन अभी जो इम्पोर्ट की वो कम की, 20 से 10% पे आ गए वो पिछले 5 सालों में। बोथ साइड्स हैव फाइनलाइज्ड ए लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट टुगेदर टारगेटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ 10,000 मेगावाट विद इन ए ईयर टाइम फ्रेम। दोनों जो साइड हैं उन्होंने फाइनलाइज किया था, लॉन्ग टर्म एक ट्रेड एग्रीमेंट किया था, टारगेटिंग दी एक्सपोर्ट ऑफ, वो कितना एक्सपोर्ट करेंगे, 10,000 मेगावाट एक्सपोर्ट करेंगे लगभग 10 सालों के अंदर। दी 900 मेगावाट अरुण थर्ड प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2018। जो 900 मेगावाट अरुण थर्ड प्रोजेक्ट था वो 2018 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। विल बी ऑपरेशनल लेटर दिस ईयर,
और वो इसी साल जो है वो आगे दोबारा ऑपरेशन में आएगा। इन एडिशन इट साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन्होंने एक मेमोरेंडम मतलब एक एग्रीमेंट किया था अंडरस्टैंडिंग का, किसके लिए 695 MW अरन IB प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, इस प्रोजेक्ट के लिए द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन साइन 2 प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर। जो NHPC है उन्होंने 2 प्रोजेक्ट साइन किए थे लगभग 1200 मेगावाट के। ड्यूरिंग द विजिट अनाउंसमेंट्स वर मेड अबाउट द SJVN साइनिंग द 669 मेगावाट लोअर अरुण प्रोजेक्ट एंड द NPCC लिमिटेड द 480 मेगावाट फुकोट कारानाली प्रोजेक्ट्स। तो और भी प्रोजेक्ट्स की जो है वो अनाउंसमेंट हुई है। टू कीप पेस वर्क हैज़ बिगन ऑन ए सेकेंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन बुटवाल एंड गोरखपुर। तो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर भी काम हो रहा है, वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, जो कि बुटवाल और गोरखपुर के बीच में है। 2 मोर हैव बीन प्लान्ड अंडर ए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ, और 2 भी प्लान हुई हैं, ठीक है। By agreeing to the Nepal demand for the facility to export electricity to Bangladesh using the Indian grid, India has highlighted the prospects for sub-regional cooperation। तो मतलब नेपाल की डिमांड थी कि वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो किसके थ्रू? इंडिया के ग्रिड्स को यूज़ करके। और इंडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, इंडिया हैज़ हाईलाइट दी प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स मतलब इस संभावना को उन्होंने हाईलाइट किया है कि वो सब रीजनल कोऑपरेशन जो है वो करेगी, मतलब सहयोग करेगी। टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल द रुपेदी नेपाल गुंज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वॉज इनागोरेटेड, ताकि जो उन दोनों के बीच में जो सामान की अदला बदली होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसको आसान करने के लिए, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करने के लिए, ये जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इनागोरेट की गई है, स्टार्ट की गई है। वर्क बिगन ऑन दी सुनौली बैरवा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एन MOU साउंड फॉर अनदर दोदरा चांदनी। और भी जो है वो MOU साइन हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इंडिया और नेपाल के बीच में काम चल रहा है। देयर इज़ ए प्लान टू एक्सटेंड दी जयनगर कुर्ता रेलवे लाइन इनागोरेटेड लास्ट ईयर। रेलवे जो लाइन है उसको भी इन्होंने एक्सटेंड करने की बात की है, प्लान बनाया है। वाइल मोर लिंक्स आर टू बी टेकन अप, और भी बहुत सारे लिंक्स बनाने की बात की है। आफ्टर दी मोतीहरी Amelgunj petroleum pipeline was operationalized in 2019. Work has begun to extend it to Chitwan and the an MOU for a new pipeline between Japa and Siliguri signed। और जो पेट्रोलियम पाइपलाइन थी जो 2019 में बनी थी, उसके बाद काम स्टार्ट हो गया है एक और पाइपलाइन के लिए जापा और सिलीगुड़ी के बीच में, विच उसके बाद क्या है, विच इंक्लूड्स टर्मिनल्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। नेगोशिएशंस ऑन दिस प्रोजेक्ट्स हैव बीन टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जो समझौते होते हैं इन प्रोजेक्ट्स में वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो डिस्कसिंग होते हैं। द चैलेंज इज़ टू एंश्योर देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइम, लेकिन हमारे पास चैलेंज क्या है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको जो लागू करना है इन प्रोजेक्ट्स को, वो टाइम पे हो जाए। अवॉइडिंग इरिटेंट्स मतलब जो रुकावटें हैं उसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। द फैक्ट दैट बोथ साइड सक्सेसफुली अवॉइडेड कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज एंड पब्लिक डिसएग्रीमेंट्स बेंट ए लॉन्ग वे इन कीपिंग द फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज एंड एंश्योरिंग दैट प्रचंडा विजिट वॉज सक्सेसफुल। तो फैक्ट ये है कि दोनों साइड्स ने सक्सेसफुली जो है इनकी जो कॉन्ट्रोवर्सीज थी, कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़ थे, उनको अवॉइड किया है। और जो पब्लिक डिसएग्रीमेंट्स bent a long way in keeping the focus on the economic ties and ensuring that the Prachanda visit was successful। और जो पब्लिक इनके डिसएग्रीमेंट्स थे, ठीक है, वो भी काफ़ी लंबे समय तक चले हैं। और इन कीपिंग दी फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज, ताकि इकोनॉमिक जो उनके रिलेशन है उनके ऊपर फोकस किया जाए और जो प्रचंडा का जो विजिट था उसे सक्सेसफुल बनाया जाए। वन ऑफ 3 डिफ़िकल्ट इशूज़, 2 आर ऑफ इन ए रिसेंट ओरिजिन एंड द थर्ड इज़ ए लेगेसी इशू। तो अगर हम लोग 3 डिफ़िकल्ट इश्यूज़ की बात करें तो जो 2 हैं वो रिसेंटली हैं और जो थर्ड है वो एक लेगेसी इशू है। लेगेसी मतलब जो विरासत से चला आ रहा है। तो हम लोग अभी इश्यूज़ पे बात करेंगे। द लेटेस्ट इशू इन इज़ दी अग्निपथ स्कीम। जो लेटेस्ट इशू है ना वो है अग्निपथ स्कीम, दैट इम्पैक्ट्स द रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखा सोल्जर्स इन टू द इंडियन आर्मी, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है। आपने भी सुना होगा जो गोरखा जो सोल्जर्स थे जो रिक्रूट होते थे इंडियन आर्मी में, उनके ऊपर ए प्रैक्टिस दैट बिगन इन 1816। जो ये 1816 में स्टार्ट हुई थी, जो गोरखा सोल्जर्स थे वो इंडियन आर्मी में रिक्रूट होते थे, ठीक है। दिस वॉज कॉन्टीन्यूड अंडर ए 1947 ट्रीटी बेस्ड ऑन इक्वल ट्रीटमेंट। और ये चीज़ कॉन्टीन्यू रही 1947 तक
अंडर ए 1947 ट्रीटी, जो कि इक्वल ट्रीटमेंट पे चलती थी। गोरखा सोल्जर्स जो है वो इंडियन आर्मी में आते थे। द अग्निपथ रिवीजन ऑफ द टर्म्स नीड्स टू बी डिस्कस्ड बिटवीन द टू आर्मीज एंड द डिफेंस एंड फाइनेंशियल ऑफिशियल्स कंसर्न्ड। तो ये जो अग्निपथ रिवीजन है ना, इसे दोबारा से देखने की ज़रूरत है, इसमें डिस्कशन की ज़रूरत है दोनों आर्मीज़ के बीच में। बट ए रेजोल्यूशन इज़ पॉसिबल कंसिडरिंग द ट्रेडिशनल टाइज बिटवीन द टू सर्विसेज। लेकिन कोई मतलब रेजोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन, कोई समझौता पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के बीच में जो है वो काफ़ी ट्रेडिशनल टाइज रहे हैं, पारंपरिक दोनों के बीच में रिलेशन रहे हैं। The second is the Kalapani boundary issue that was deliberately stoked as a nationalist cause by Mr. Rowley in 2020 when his position as a Prime Minister was under threat। दूसरा जो इशू है ना वो काला पानी बाउंड्री का इशू है, ठीक है, आपने भी सुना होगा, जिसको डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के लाया गया था, स्टोक किया गया था, और इसको एक नेशनलिस्ट काज बताया गया था मिस्टर ओली के द्वारा 2020 में, जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट था, काफ़ी ज़्यादा खतरा था उनकी पोस्ट को। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज पुश्ड थ्रू एंड नेपाल्स मैप चेंज यूनिलेटरली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था उसे लाया गया, और जो नेपाल का जो मैप था उसको जानबूझ के चेंज किया गया, आपने भी सुना होगा। रिजॉल्विंग दिस विल नीड टाइम बिकॉज ए लास्टिंग सोल्यूशन विल नीड पॉलिटिकल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब काफ़ी लंबा चलने वाला है। विल नीड ए पॉलिटिकल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, और इसके लिए एक पॉलिटिकल विजडम चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। द लेगेसी इशू इज़ द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950। मतलब जो विरासत से, जो काफ़ी सदियों से, लेगेसी का मतलब होता है विरासत, जो काफ़ी लंबे समय से जो इशू चलता आ रहा है ना, वो है जो इंडिया नेपाल ट्रीटी है पीस और फ्रेंडशिप के ऊपर 1950 की। In Nepal, conviction has taken root that the treaty is unfair as it was imposed somehow। नेपाल के केस में कन्विक्शन मतलब ये विश्वास है नेपाल के लोगों का कि ये जो ट्रीटी है वो अनफेयर है, मतलब सही नहीं है, और इसी तरीके से इसको इम्पोज किया गया है। दिस इग्नोर्स द रियलिटी दैट इन 1949 द नेपाली रिजाइम वॉज perturbed by the Maoist revolution in China and the subsequent takeover of तिब्बत। तो ये जो पर्टी वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है, मतलब अशांति होना, अच्छी ना होना। तो ये मतलब ये जो नेपाल कहता है कि ये जो ट्रीटी है वो अच्छी नहीं है, ये इस चीज़ को इग्नोर करता है कि जो नेपाल की जो रेजाइम थी, मतलब वहाँ उस टाइम पे जो नेपाल की गवर्नमेंट थी या वहाँ का जो कंडीशन थी वो पर्टी वर्ड थी। पर्टी वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मॉइस्ट रेवोल्यूशन हुआ था चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी आई थी, एंड दी सब्सिक्वेंट टेक ओवर ऑफ तिब्बत, और तिब्बत को भी टेक ओवर कर दिया था किसने, चाइना ने। तो इसकी वजह से पर्टी वर्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थी, चिंता में थी नेपाल, इसकी वजह से ये ट्रीटी हुई थी। इट सॉट एंड अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया एंड द 1950 ट्रीटी इन लार्ज मेजर रिफ्लेक्ट्स द प्रोविजन ऑफ द 1923 ट्रीटी बिटवीन नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की इंडिया के साथ। सॉर्ट का मतलब होता है समझौता करना या किसी चीज़ को मांगना, और 1950 की ट्रीटी हुई इन लार्ज मेजर, और इसमें जो 1923 के जो प्रोविज़न थे इंडिया और नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के, वो भी शामिल थे। इनफैक्ट द ट्रीटी इनेबल्स नेपाल्स नेशनल्स इक्वल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड परमिट्स देम टू अप्लाई फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट फॉर IFF एंड IAS एंड द इंडियन पुलिस सर्विस। इसकी वजह से नेपाल को एलो किया गया कि आप किसी भी जॉब के लिए इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ IAS और IFS और मतलब जो सिविल सर्विसेज हैं उनको छोड़ के। नेपाल दी नेशनल्स वर्क्स इन दी इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जो नेपाल जो नेशनलिस्ट वहाँ के लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं इंडिया में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं। हैव जॉइन द रेवेन्यू सर्विसेज एंड द आर्मी में भी काम करते हैं, और वो 2 स्टार जनरल्स तक बन सकते हैं। द डिमांड टू रिव्यू द ट्रीटी वॉज ऑफिशियली रेज्ड फर्स्ट इन 1995। इस ट्रीटी को दोबारा देखने की डिमांड हुई थी 1995 में, 1996 में। इट वॉज ऑन द एजेंडा ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज मीटिंग, तो वहाँ पे इसकी डिस्कशन होती थी। सब्सिक्वेंट सबमिट्स हैव इंक्लूडेड ए रेफरेंस टू रिव्यू एंड अपडेट इट, बट सब्सटेंटिव टॉक्स हैव नॉट टेकन प्लेस। मतलब बहुत बार इस चीज़ को रिव्यू करने की, अपडेट करने की बात की है, लेकिन कोई सब्सटेंटिव होता है मतलब इंपॉर्टेंट बातचीत जो है वो अभी तक नहीं हुई है। हाउ एवर सम ऑफ दी कोवेब्स का मतलब होता है जाला,
कैन टेक प्लेस इन दी ऑब्जेक्टिव मैनर दैट एड्रेसेस दी कंसर्न ऑफ बोथ कंट्रीज़। मतलब कुछ जो हैं वो चीज़ें बुनी गई हैं ताकि कुछ चीज़ों को जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, उनको एड्रेस किया जाए, मतलब उनका सोल्यूशन निकल आ जाए। फॉर द प्रेजेंट एज मिस्टर मोदी एंड प्रचंडा हैव डेमोस्ट्रेटेड द फोकस ऑन हिट विल गो ए लॉन्ग वे इन द रिपब्लिक ट्रस्ट। तो अभी प्रेजेंट की बात करें, जो मोदी और प्रचंडा ने डेमोस्ट्रेट किया है, मतलब प्रदर्शित किया है, दिखाया है, तो फोकस जो है, जो हिट पे फोकस है, मतलब हाईवेज़, इन्फोवेज, ट्रांसवेज, जो बॉर्डर पे जो कनेक्टिविटी है, वो लंबे समय तक चलेगा रिपब्लिक ट्रस्ट के ऊपर, मतलब गणतंत्र इन रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ताकि दोबारा से जो है वो ट्रस्ट, जो विश्वास है, उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जाए, बनाया जाए। तो जिसको वीडियो समझ में आया है, सबसे पहले लाइक करना, कमेंट करना, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो भी आप लोग इसको एक बार खुद से रीड कर देना, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया होगा। तो जिसको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, जय हिंद।